दोस्तों बेटियां जो होती हैं ये पापा की परी होती हैं। लेकिन आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये सुनने के बाद में एक बेटी ने अपने पिता को नशे की टैबलेट्स देकर उसके साथ में जो किया, यकीनन दोस्तों जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग एक तरीके से सन्न रह जाएंगे। ये कहानी जो मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है जय कुमार जैन की, जो बेंगलोर में रहा करते थे। जय कुमार जैन जी बेसिकली राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन पिछले 20 सालों से ये बेंगलुरु में ही रह रहे थे। इनका कपड़े का अच्छा व्यापार था, शहर में अच्छा नाम, अच्छा रुतबा, बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना। जय कुमार जैन जी की जो फैमिली थी, ये फैमिली भी इतनी ज़्यादा संस्कारी फैमिली थी कि जय कुमार जैन जी की इस फैमिली की लोग मिसालें दिया करते थे। इनकी फैमिली के अंदर जय कुमार जैन जी की पत्नी और उनकी एक 15 साल की बेटी और एक छोटा बेटा था। जय कुमार जैन जी अपनी इस फैमिली से बेनतहा मोहब्बत किया करते थे, और जो फैमिली थी ये जय कुमार जैन जी के हर कहे को माना करती थी। और दोस्तों उसके बाद में तारीख आती है 19 अगस्त साल 2019, और इस 19 अगस्त साल 2019 को जो जय कुमार जैन जी होते हैं वो अपनी फैमिली से कहते हैं कि दरअसल चेरापूंजी में एक शादी है, पौंडीचेरी में सॉरी, और पौंडीचेरी में शादी है और मैं अपने बिजनेस की वजह से जा नहीं पाऊंगा, इसलिए उस शादी को तुम लोगों को अटेंड करना होगा। लेकिन जो बेटी होती है वो कहती है कि पिताजी आप अकेले रह जाएंगे, तो सुबह को आपको नाश्ता कौन देगा, आपके कपड़े कौन तैयार करके देगा, साथ के साथ मुझे अपने स्कूल के बहुत सारे काम भी हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। अब जैसे ही एक पिता अपनी बेटी की ये बात सुनता है तो उसको लगता है उसकी 15 साल की बिटिया अब समझदार हो चुकी है, उसकी बिटिया घर की ज़रूरतों को समझ रही है। इसलिए पिता कहता है कि चलो ठीक है, तुम ना जाओ, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई चला जाएगा। उसके बाद में 19 तारीख को ही ये तो जय कुमार जैन जी होते हैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, और उसके बाद में उन्हें ट्रेन पर बिठा देते हैं पौंडीचेरी के लिए। उसके बाद लौट आते हैं। शाम बिल्कुल नॉर्मल थी, घर के अंदर किसी भी तरीके की कोई गतिविधि नहीं हुई थी। रात के 9 से 10 बजे के आसपास बाप और बेटी बैठकर एक दूसरे के साथ में डिनर भी करते हैं, और उसके बाद में जो पिता होते हैं जय कुमार जैन जी, ये अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, और जो 15 साल की बिटिया होती है ये अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुबह के 9 से 9:30 बजे के आसपास इस बिटिया की आंख खुलती है तो ये अचानक से एक तरीके से शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि इसके जो पिता वॉशरूम में नहाने के लिए गए थे, शायद उस वॉशरूम के अंदर आग लग चुकी थी। बहुत सारा धुआं और आग की कुछ लपटें बाहर आ रही थी। लड़की जाती है और दरवाज़ा पीटने की कोशिश करती है। दरवाज़ा जैसे तैसे खोलती है तो देखते क्या है कि उसके जो पिता हैं धू धू कर कर अंदर जल रहे हैं। अब उसके बाद में ये लड़की चीखने लगती है। अचानक से सुबह सुबह जय कुमार जैन जी के घर से इस तरीके की चीखने की आवाज़ें आती हैं, तो जो लोग होते हैं सीधा जय कुमार जैन जी के घर की तरफ भागते हैं, और जैसे ही घर के अंदर पहुंचते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं। तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस जाकर देखती क्या है कि जय कुमार जैन जी अभी भी आग की चपेट में है। उसके बाद में उस आग को बुझाया जाता है, लेकिन जब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। जय कुमार जैन जी पूरी तरीके से जल चुके थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि जब तक पुलिस पहुंची थी, जब तक कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो जल नहीं पाई थी, जैसे डेड बॉडी की हालात। डेड बॉडी की हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इसके साथ में पहले मार पिटाई की गई है। लेकिन लड़की से जब पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि मैं तो सुबह उठी थी, अब शायद उसके पिता नहाने के लिए गए हों या फिर किसी ने उनका कत्ल किया हो, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन हाँ, जब मैं उठी तो मेरे पिताजी धू धू कर जल रहे थे। मैं बदहवास हो जाती हूँ, लोगों से मदद मांगती हूँ, लोग आते हैं। अच्छा, उसके बाद में पुलिस जो थी वो जय कुमार जैन जी की पत्नी और उनके बेटे को भी खबर कर देती है। जैसे ही ये खबर पौंडीचेरी में उस परिवार के सदस्यों को मिलती है, वो भी बेचारे रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए घर पहुंचते हैं। उसके बाद में पुलिस सिलसिलेवार तरीके से सारी बात उन लोगों को बताती है, और इस लड़की से फिर से पूछताछ की जाती है। इससे पूछा जाता है कि घर के अंदर कोई क्या फोर्सफुली एंट्री हुई थी, तुम्हें किसी भी तरीके की कोई आहट या कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई? तो जो लड़की होती है वो कहती है कि साहब मैंने किसी भी तरीके की किसी भी आवाज़ को नहीं सुना, मैं तो बस सुबह 9 से 9:30 बजे के आसपास सो के उठी थी। देखा तो वॉशरूम से धुआं निकल रहा था। उसके बाद मैंने किबाड़ जैसे तैसे करके खोली, देखा तो पिताजी झुलसे पड़े हैं, आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है। उसके बाद में मैंने लोगों की मदद की। तो पुलिस वाले ये पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस घर के अंदर सबसे पहले कौन आया था। तो पता ये चलता है कि इसी मोहल्ले में रहने वाला 19 साल का एक लड़का प्रवीण, वो इस घर में सबसे पहले आया था। पुलिस उस लड़के को बुलाती है, उससे भी पूछताछ करती है, लेकिन उस लड़के के हाथ और पांव पूरी तरीके से झुलस चुके थे। शायद उसने आग को बुझाने की कोशिश की थी।
लिहाजा उसके बाद में पुलिस अब ये समझ नहीं पाती है कि लड़की भी यही बता रही है और उसके बाद में वो जो लड़का है वो भी यही बता रहा है, बाकी के जो लोग बाद में आए वो भी यही बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के जहन से ये बात नीचे नहीं उतर रही थी, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हत्या की गई है। अगर कोई फोर्सफुली इस घर के अंदर इंटर किया होता तो ज़रूर से ज़रूर कोई फोर्सफुली एंट्री के निशान दिखाई पड़ते या फिर कोई चीख पुकार की आवाज़ आई होती। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हत्या हुई कि ना किसी की चीख पुकारने की आवाज़ आई और ना इस घर के अंदर कोई फोर्सफुल एंट्री हुई है। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा हैरानी की ये थी कि इस डेड बॉडी को जलाने की कोशिश की गई है। अच्छा, डेड बॉडी को कोई भला क्यों ही जलाएगा? अगर हत्या करेगा तो शव को ऐसे ही छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर शव को एक तरीके से डीकम्पोज करने की कोशिश की गई है, शव की शिनाख्त ना हो पाए ये करने की कोशिश की गई है। शायद डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। यानी कहीं ना कहीं पुलिस को जो डाउट था अब घर के ही सदस्यों पर होने लगता है। पुलिस को डाउट सीधा सीधा जय कुमार जैन जी की उस 15 साल की बेटी पे जाता है। लिहाजा पुलिस वाले उस लड़की की कॉल डिटेल्स निकालते हैं और जैसे ही उस लड़की की कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो पुलिस वाले पाते हैं कि इस लड़की की जो बात है इसी प्रवीण के साथ में रात में कई बार हुई है। यानी अनगिनत बार दोनों ने कॉल्स पर बात की है। लिहाजा पुलिस वाले अब समझ चुके थे कि ये लड़की यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर कल्प्रिट है। उसके बाद में पुलिस वाले इस प्रवीण और इस लड़की को उठा लेते हैं और उसके बाद में इनसे पूछताछ करते हैं। तो शुरुआत में जब लड़की से पूछताछ की जाती है तो वो सीधा सीधा मुकर जाती है। उसके बाद में प्रवीण से पूछताछ की जाती है तो प्रवीण जो बातें पुलिस को बताता है वो कहीं ना कहीं मिसमैच थी। प्रवीण कभी बताता है कि जब वो आया तो उस समय जूते पहना हुआ था और कभी बताता है कि वो आया तो उस समय चप्पलें पहना हुआ था। कभी वो टाइमिंग को गलत बताता है तो कभी जो मर्डर का सीक्वेंस था वो गलत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब मिसमैच होती हैं तो पुलिस वाले प्रवीण के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। तो जो प्रवीण था ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसके बाद में पुलिस वाले उस 15 साल की लड़की के पास पहुंचते हैं और उससे भी पूछते हैं और कहते हैं कि प्रवीण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बेहतर यही होगा कि तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो और अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लोगी तो शायद तुम्हें कम सज़ा हो। तो उसके बाद में ये जो लड़की होती है ये भी अपना जुर्म कबूल करती है और उसके बाद में यहाँ से कहानी का एक ऐसा चैप्टर शुरू होता है जिसे सुनने के बाद में हर कोई शॉक्ड रह जाता है। दरअसल जय कुमार जैन जी की ये जो लड़की थी जब ये स्कूल में जाया करती थी तो उसी समय इसकी मुलाकात प्रवीण से होती है। प्रवीण स्कूल में इससे 3 साल सीनियर था। दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। इन दोनों के बीच में प्यार होता है। जो ये लड़की थी 15 साल की, इसके सपने बहुत ज़्यादा थे। ये इंस्टाग्राम पर फोटोग्राफ सारी चीज़ें अपलोड किया करती थी और कहीं ना कहीं प्रवीण इसकी इस सारी चीज़ों में हेल्प किया करता था। लेकिन जो पिताजी थे वो अपनी बेटी की इन हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उनका नाम खराब करे। लिहाजा वो अपनी बेटी को कभी कभी रोकते और टोकते। इसी वजह से धीरे धीरे ये जो लड़की थी अपने पिता के प्रति इसके मन में नफरत आ चुकी थी। और उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि एक दिन ये जो लड़की थी अपने इस दोस्त से बात कर रही होती है और कहीं ना कहीं प्रवीण को शक हो जाता है। उसके बाद में वो उससे मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लड़का था ये उस लड़की को, प्रवीण जो था, एक मोबाइल फ़ोन मुहैया करा देता है जो कि चोरी का मोबाइल फ़ोन था। लड़की उस मोबाइल फ़ोन को अंदर रखती है, छुपा के रखती है और रात के समय ही निकालती है और प्रवीण से बात किया करती। और उसके बाद में धीरे धीरे दोस्तों ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन ये लड़की और ये लड़का एक मॉल्स में होते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घूम रहे होते हैं कि उसी समय जय कुमार जैन जी के एक दोस्त ने इन दोनों को देख लिया और उन्होंने सीधा सीधा इस बात की सूचना जय कुमार जैन जी को दे दी। जब लड़की घर आती है तो उसी दिन शाम को जय कुमार जैन जी ने इस लड़की से ये कहा था कि तुम प्रवीण से अब नहीं मिलोगी और अगर तुम उससे मिलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो इतना ज़्यादा डांटता डपटते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लड़की थी अपने मन में अपने पिता के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत भर चुकी थी। उसके बाद में ये जो लड़की थी अपने प्रेमी को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में ये कहती है कि आज ही उसके पिता को मार देना है क्योंकि उसकी जो माँ है और भाई जो है वो एक शादी समारोह में गए हुए हैं और उसके पिताजी अगर रहेंगे तो उसकी फ्रीडम को वो छीन लेंगे, तुम्हारा भी नहीं होने देंगे। इसलिए मेडिकल से ये कुछ स्लीपिंग पिल्स लेके आती है और शाम को चाय में ये अपने पिता को स्लीपिंग पिल्स देकर गहरी नींद में सुला देती है और उसके बाद ये अपने प्रेमी को कॉल करती है। उसके बाद ये दोनों आते हैं। जैसे ही ये लड़की अपने पिता के कमरे में पहुंचती है तो पिता गहरी नींद में थे। उसके बाद में ये अपने पिता के ऊपर थप्पड़ों से प्रहार शुरू कर देती है, यानी उसके चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है। या तो इसके मन में ये गुस्सा था कि उसके पिता उसकी फ्रीडम को छीन रहे हैं या फिर ये चेक करना चाह रहे थे कि उसके पिता गहरी नींद में हैं भी या फिर नहीं। और दोस्तों उसके बाद में जब इन लोगों को ये लग जाता है कि ये गहरी नींद में है तो उसके बाद में बड़ी बेरहमी के साथ में ये जय कुमार जैन जी की हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में शव यहीं घर पे रहता है। लेकिन अब वक्त था शव को ठिकाने लगाने का।
इलाका काफ़ी ज़्यादा पॉश था, बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, गार्ड्स भी थे, और ऐसे में अगर ये डेड बॉडी को बाहर लेके जाते तो पकड़े जाते। इसलिए पूरी रात ये उसी घर के अंदर उस डेड बॉडी को लेके बैठे रहते हैं। और सुबह को ये लड़की जो थी जाती है और पेट्रोल पंप से 2-3 बोतल पेट्रोल लेके आती है। उसके बाद में वॉशरूम में इस शव को खचेड़ के लेके जाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, और जो सॉकेट था उस सॉकेट पर भी पेट्रोल डालते हैं, उसमें भी आग लगा देते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, लेकिन शायद इनका जो प्लान था वो प्लान पूरी तरीके से बन नहीं पाया। और पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो लोग यही कह रहे थे कि भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।